हर स्टूडेंट के दिल में एक सपना होता है कि वो 100/100 लाए सभी सब्जेक्ट्स में। पर सच तो ये है कि सपना सब देखते हैं, पर उन्हें सच सिर्फ कुछ लोग ही बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाए और 10th में अच्छा रिजल्ट लाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ मिलेगी पढ़ाई, मोटिवेशन और वो पुश जो आपको आगे बढ़ाए। क्योंकि यहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, सच किए जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का कॉन्सेप्ट क्राफ्ट में। मैं हूँ आपका अपना प्रतीश कुमार कर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जो क्लास 9 से क्लास 10th में आए उनके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना। और इस चैनल में हम उस कॉन्सेप्ट को पूरा बारीकी से समझने वाले हैं। ये देखेंगे कि हर साइंस हो, मैथ्स हो, जो भी टॉपिक हो, उसमें से हर पिन टू पिन चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। शुरुआत करने वाले हैं अभी के क्लास 10th का साइंस का एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक उठाएंगे। और उसमें से सबसे पहला लेसन जो होता है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, और टेक्स्ट बुक का भी फर्स्ट लेसन जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बहुत बच्चे उसको छोड़ देते, बोलते कि इजी लेसन है, इसमें क्या डिफिकल्टी होगा। वो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत बारीकी सवाल आते हैं। तो उसी लेसन को आज हम पूरा डिटेयली पढ़ने वाले हैं, इसका पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का। अगर आपको बीच में कोई भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब क्वेश्चन नहीं लाइक टॉपिक है हमारा, चेंजेस एंड इट्स टाइप्स। चेंज, चेंज का एक्चुअल मतलब क्या है? बदलाव। इधर लिखा भी है स्क्रीन पे, बदलाव। बदलाव यानी आप सोच रहे हो कि ये कौन सा मीनिंग हो गया चेंज का मतलब। चेंज मतलब बदलाव का अगर आप देखा जाए कि आप बढ़ रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, ये एक बदलाव है। जो भी लाइक आपके आसपास की चीजें कुछ ना कुछ बदलती है, जैसे आइस का वाटर बनना, या एलपीजी का मतलब लाइक बर्न करके जो गैसियस फॉर्म में उड़ जाना, वो सब एक टाइप ऑफ चेंज है, मतलब बदलाव है जो हमारे आसपास होती है। सो चेंज मीन्स बदलाव विच टेक्स प्लेस अराउंड अस। सिंपल डेफिनेशन है ये। बहुत हम बेसिक से, पूरा बेसिक से शुरू करेंगे और इजीली हम इस लेसन को पूरा खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ चेंज। चेंज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। ये आप सब पढ़े होंगे। तो अगर हम बात करें फिजिकल चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज आप लोगों को पता होगा, फिर से हम एक बार लाइक रिकॉल जैसा, लाइक पिछले फिर तेरी कहानी याद है वैसे ही हम इसको और एक बारीकी से हम समझने वाले हैं। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? फिजिकल चेंज का मतलब है नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। न्यू सब्सटेंस मतलब नया सब्सटेंस कोई नहीं होगा, उसका जो ओरिजिनल जो बंदा रहेगा वो सेम ही रहेगा, वो किसी चीज में कोई बदलेगा नहीं। इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वो चेंज होने के बाद हम फिर से वो अपने उस लाइक ओरिजिनल बंदे को फिर से हम ला सकते हैं, वापस ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में बताएं तो आप देखे होंगे कि वाटर को हम जब फ्रीज करते हैं तो वो आइस बनते हैं, और आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो वो वाटर बन जाते हैं। इधर ओरिजिनल बंदा कौन है? वाटर। इसको हम रिवर्स कर लिए, और सेम वाटर ही रहा, और कोई नया चीज नहीं बन के आया कि जो हम पहचान नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते, वैसा कुछ चीज नहीं हुआ। सेम वही वाटर है, उस वाटर को हमने क्या किया कि बदल के उसको आइस में बदला, और कभी और ज्यादा हीट करोगे तो वो भाप मतलब वेपर्स में बदल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक प्लेस। याद रखना कि फिजिकल चेंज का ऑपोजिट होता है केमिकल चेंज। दोनों अलग अलग है, दो भाई जैसे हैं पर दोनों अलग अलग है। केमिकल चेंज क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विल टेक प्लेस। उधर न्यू सब्सटेंस नहीं बनता था, इधर नया सब्सटेंस बनता है, मतलब जो हम पहचान नहीं पाते या जो उस दोनों सब्सटेंस में कोई मतलब लाइक रिलेशन में नहीं है, उसमें से थोड़ा अलग चीज, मतलब लाइक जो रिएक्ट, मतलब जो जिस चीज में चेंज हो रहा है उस चीज से टोटली अलग जो चीज बन के आता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब इसको हम फिर से हम अब का ओरिजिनल बंदे को हम वापस ला नहीं ला सकते। अभी हमने जैसे देखा कि आइस को मेल्ट करके हम वाटर लेकर आए, और वाटर को फ्रीज करके हम आइस लेके आए, मतलब वाटर को हम वापस इधर उधर ला सकते हैं। पर अगर आप देखो एग्जांपल है पेपर को जलाना। पेपर को अगर हम जला देंगे उसके बाद उसको तो रिवर्स करके वापस हम इसको पेपर तो नहीं ला सकते ना, वो तो ऐश बन गया, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ। नेक्स्ट अगर हम उसका एग्जांपल देखें, सोरिंग ऑफ मिल्क। सोरिंग ऑफ मिल्क, बहुत लोग सोचते हैं इसका मतलब क्या है? दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना मतलब दूध का दही बनना।
सब लोग शायद आपने घरों में देखे होंगे, अपने मम्मी वगैरह करते होंगे दूध का दही बनना। अगर दूध का दही बनना आप सोच रहे हो कि केमिकल चेंज कैसे है, आप कभी ये ट्राई किया हो कि दही को कभी दूध में बदलने का? कभी बदल नहीं सकते। और दूध का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट दही में नहीं रहता, दही का प्रॉपर्टी सब अलग रहता है, वो अगर टेस्ट में खट्टा लगता है, गाढ़ा रह जाता है, थिक बन जाता है, वगैरह वगैरह चेंजेस होता है। तो ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग जाना, वो भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो हमारा आता है केमिकल रिएक्शन। इस लेसन का जो हमारा जो लेसन है, जो हमारा जो क्या कहाँ गया, ये जो लेसन है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका जो पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, उसको अब हम उठाने वाले हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन आपके मुताबिक क्या होगा, आप कमेंट पे बताना। पर केमिकल रिएक्शन इधर है कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को मिलाया जाए तो केमिकल रिएक्शन होता है। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये रिएक्टेंट्स क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स क्या होता है। समझाता हूँ। रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंस दैट कंबाइन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन जब होता है उसमें एक मतलब दो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं। वो जो दो सब्सटेंस या प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। मतलब एनी टू सब्सटेंस विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। सिंपल, इतना दिमाग खराब मत करना। जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और उन रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है, न्यू सब्सटेंस जो मिलता है केमिकल रिएक्शन में, कभी पुराना, नाम ही बता रहे केमिकल मतलब केमिकल चेंजेस होता है, कोई भी पुराना सब्सटेंस है, नया सब्सटेंस आता है। तो जो भी नया सब्सटेंस आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। याद रखना, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स वो है जो रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स वो है जो मतलब रिएक्टेंट्स के रिएक्ट होने के बाद जो निकलता है उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन कैसे बनता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मेल से केमिकल रिएक्शन बनता है। जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे इधर लिखा है Zn प्लस H2SO4 gives us ZnSO4 प्लस H2। इधर रिएक्टेंट क्या है, Zn जो जिंक है वो एक रिएक्टेंट है, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड वो भी एक रिएक्टेंट है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे हमें जिंक सल्फेट ZnSO4 देता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस उड़ जाता है। और हाँ, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट याद रखना, पॉप्सन है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये एसिड बेसिस सॉल्ट्स में लेसन हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम एक अभी मान के चले केमिकल रिएक्शन हुआ है, जैसे आप लोग कभी कभार जो कोई मूवी सीआईडी या सीआईडी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई देखे होंगे तो उसमें पूछते हैं कि प्रूफ क्या है, हम कैसे आपको अरेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी अगर जज वज कोर्ट में कुछ अगर केस हुआ होगा तो पहला क्वेश्चन होता है प्रूफ क्या है। तो वैसे केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है उसका प्रूफ क्या है कि हाँ इधर केमिकल रिएक्शन हुआ है, हमें भरोसा करना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन है। भरोसा कैसे करें? तो पहला चीज है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस निकलते हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसे हम पिछले इक्वेशन में देखे ना, इधर हाइड्रोजन निकला है तो ये गैस है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, हम ऐसे पता कर सकते हैं। फिर और क्या प्रॉपर्टीज है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ जगह होता है कि एक प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूट सॉलिड सब्सटेंस बनता है। जैसे आप हमें आगे एक इक्वेशन में पढ़ेंगे, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करते हैं तो हमें देते हैं पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड देते हैं। लेड आयोडाइड क्या रहता है, येलो कलर रहता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट। हम आगे पढ़ने वाले इसको डिटेली। तो वो जो इंसॉल्यूट सब्सटेंस जब बनता है कभी कभार कुछ इक्वेशंस में, रिएक्शंस में, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और चेंज इन कलर, आप ये नोटिस किए होंगे जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल डाला जाता है तो वो ब्लू कलर को ग्रीन कलर में बदलता है और आयरन नेल पे कॉपर का डिपोजिशन होता है। इतना सा प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, नहीं तो पढ़े होंगे। तो चेंज इन कलर जिसमें होता है वो केमिकल रिएक्शंस होता है। अब नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में बदलाव जो होता है ना कभी कभार, कि जब आप रिएक्शन कुछ करते हो, जब एक रिएक्शन आप आगे पढ़ने वाले हैं इसी लेसन में, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब रिएक्ट करवाएंगे पानी के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ हीट निकलेगा। जब भी हीट निकलते हैं हम उसको बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है। और लास्ट वाला है चेंज इन स्टेट। स्टेट में बदलाव, जब कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल मतलब लाइक वैक्स पिघल के नीचे आ जाता है, वो सब होते हैं चेंज इन स्टेट। तो अभी हम अगर कोई पूछेंगे तो प्रूफ क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो पहला प्रूफ लिखोगे एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कैरेक्ट जो प्रूफ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रूफ का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रखना। पहला प्रूफ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन स्टेट। इतना समझ में आया? ठीक है।
तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं लेसन के दूसरा पार्ट। पहला आप तो देखोगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी दूसरा पार्ट हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस हो गया, अभी केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन क्या नहीं बोला है, कुछ नहीं, सिंपल से समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देखिए। पहले मेरे वर्ड्स और वर्ड्स पे गौर फरमाना। केमिकल रिएक्शन को कंप्रेस करके छोटा करके लिखने को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। मतलब जो हमारे पास जो सिंबल रहता है ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होगे तो पीरियोडिक टेबल में होता है कि आप सिंबल्स देखोगे, हाइड्रोजन का एच होता है, हीलियम का एच होता है, लिथियम का एल होता है, ऑक्सीजन का ओ रहता है, नाइट्रोजन का एन रहता है। वो जो सिंबल्स है, वो सिंबल्स आप फॉर्मूले कुछ नंबर्स वंबर्स ऐड करके जो मतलब एक एटम्स मॉलिक्यूल्स बना के एक केमिकल रिएक्शन को, इतना बड़ा जो बड़ा रिएक्शन होता है उसको छोटा करके कंप्रेस करके लिखने को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। सिंपल, इतना दिमाग का दही नहीं बनाना। अब इधर केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या लिखा, इक्वेशन का डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा है, अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। सिंबल्स एंड फॉर्मूले की मदद से अगर कोई केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। याद रखना। तो अभी केमिकल इक्वेशन आपको बनाना है, मतलब कोई भी चीज बनाना है, आपको घर बनाना है, घर में क्या मतलब सामान चाहिए, ईंट चाहिए होगी, सीमेंट चाहिए होगा, रॉड्स और बहुत सारी चीजें चाहिए होगा, पानी वानी, पेंट वेंट, टाइल वगैरह वगैरह चीजें चाहिए होगा। वैसे केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत कंपलसरी है। अगर आप ये मिस किए तो एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। पहला चीज ये है, इट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस, अभी इसका मतलब क्या है, ये क्या नहीं बोला, बैलेंस का क्या नहीं बोला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो, बैलेंस्ड मतलब रिएक्टेंट साइड का टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड का टोटल मास। मतलब समझाने वाला हूँ, आप सबको पता ही होगा कि नाइन्थ में आप लोग पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो वो जो टॉपिक रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, उसमें क्या उसका मतलब, उसका जो लॉ स्टेट क्या करता है, द टोटल मतलब लाइक द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना बनाया जाता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब मास कांस्टेंट रहता है। अब उस मास को क्या करते हैं कि अभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में जब इक्वेशन बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं कर सकते मास को इधर मतलब एक जन्म दे सकते हैं, इसको इधर घटा सकते हैं कि ताकि बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, मास को हम बैलेंस करते हैं, मतलब इक्वल से मास को हम ऐड कर सकते हैं, बस उतना ही। तो यह वही प्रोसेस है कि बैलेंसिंग मतलब सिर्फ मास को बढ़ाना और कमाना, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू द एटम्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। मतलब इतना बड़ा सेंटेंस को संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं, एलिमेंट जो एलिमेंट लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट के साइड में जो जो एलिमेंट्स है उनके एटम्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में जितने जो एलिमेंट्स है उनके एटम्स, मतलब टोटल सम इक्वल रहना चाहिए दोनों एटम्स पे। इतना लाइक ये चीज को इतना कंफ्यूजिंग मतलब, पर वो फर्स्ट वाला बहुत ध्यान रखना, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जांपल के तौर में देखा जाए तो इधर लिखा है 2 mg प्लस O2 टू MgO। ये मतलब आप तो हमेशा देख रहे होगे Mg+O2 MgO लिखा होगा, ये टू टू क्या नया लग गया। अभी देखो, इधर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, दो एटम्स है, पर अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखा जाए तो ऑक्सीजन के इधर एक ही एटम है। तो बेचारा ऑक्सीजन अभी अकेला है, क्या करे इसको, और इसको खुश करना है, इसको दोष देना है, तो हम क्या करेंगे, दो लिख देंगे। अब ये दो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करके दो ऑक्सीजन, अब ये खुश हो गया। पर अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी प्रोडक्ट के साइड में Mg अभी दो है, मतलब मैग्नीशियम अभी दो है, पर इधर बेचारा मैग्नीशियम अकेला था। तो क्या करेंगे, हम अभी इधर भी दो लिख देंगे, जो इधर दो मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो इधर Mg भी दो है, ऑक्सीजन भी दो है, और इधर Mg और ऑक्सीजन दोनों दो दो है। समझ में आया, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग। अब इस बैलेंसिंग को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इधर लिखा है स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से कान आंख नाक सब कुछ खोल कर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर इसमें अगर कोई भी बच्चा गलती किया ना, उनका मार्क्स बहुत मतलब एक जाते हैं, बहुत बच्चों का गया भी है। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना कि इसको कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया कैसे जाता है। एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, उसका क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन वाला एक वीडियो में बहुत जल्द भेजने वाला हूँ, जिसमें हम जो पास्ट 10 ईयर्स में सीबीएसई के जो जो क्वेश्चन लाइक जो बोर्ड एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन पूछे गए इसी लेसन से, उसी लेसन को हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कहाँ थे हम, हाँ इधर, स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, याद रखना है स्टेप्स को। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन में आपने देख लिया कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, उसको आंख बंद करके पेपर पे लिख दो। अभी आंख बंद करके मत लिखना, बाद में फिर से गलत गलत हो जाएगा, लिखना। मेरा कहने का मतलब कुछ मत सोचना, लिख लेना बुक में कि हाँ ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, लिख लेना, ठीक है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद
कैन लिस्ट द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। उसके नीचे क्या करना, थोड़ा जगह छोड़ के एक टेबल बना देना। टेबल का दो कॉलम्स बनाना, एक में लिखना एलिमेंट, एक पे लिखना एटम। एलिमेंट का जो सिंबल रहता है उसको लिखना एलिमेंट के साथ, एटम के साथ नंबर्स लिख लेना कि क्या क्या नंबर है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट बैलेंसिंग वन एलिमेंट एट ए टाइम। याद रखना एक एलिमेंट एक बार में बैलेंस करना, एक साथ सभी को बैलेंस करने मत निकलना, गलती हो सकती है बहुत। कुछ कुछ इक्वेशन इजी रहती है, आप दोनों एक साथ कर सकते हो, पर कुछ कुछ इक्वेशन इतने डिफिकल्ट होते हैं कि आपको बैलेंस करने में आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि बाद में गलत कर बैठोगे। तो आपको क्या करना, एक एलिमेंट को एक बार में बैलेंस करना है। प्रेफर मेटल्स, मेरा प्रेफरेंस रहता है कि मेटल्स को पहले बैलेंस करो, उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप चाहो तो पहले आप नॉन मेटल्स को करके मेटल्स को कर सकते हो, आपकी जो मर्जी करो। अब नेक्स्ट, एडजस्ट कोएफिशिएंट्स। अब ये कोएफिशिएंट्स क्या नहीं बोला है, आप मैथ्स में पढ़े होंगे। कोएफिशिएंट मतलब जो लाइक वेरिएबल्स के पहले जो यूज किया जाता है, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन में जो रहते हैं उनको कोएफिशिएंट्स बोला जाता है। तो सिमिलरली इधर क्या करना है, कोएफिशिएंट्स एडजस्ट करने हैं, मतलब नंबर बिफोर फार्मूला, जो केमिकल फार्मूले रहते हैं उनके बिफोर जो नंबर ऐड करें उनको एडजस्ट करना है। नॉट सबस्क्रिप्ट, इस चीज को गौर फरमाना, ये वर्ड क्या है, नॉट सबस्क्रिप्ट। अब आपको एक टर्म में समझाता हूँ, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है। अभी आप देखे होगे कि अगर आप कोई चीज लिखे होगे कि टू स्क्वायर में जो स्क्वायर जो वर्ड टू है वो क्या है, नंबर के ऊपर लिखा है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। मतलब जो ऊपर नंबर के ऊपर लिखा होगा, नंबर या नाम या जो भी हो जिसके ऊपर लिखा होगा, तो सुपरस्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर, जो चीज ऊपर है तो उसको सुपर बोलते हैं, जो चीज नीचे होता है उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। याद रखना, इसी एक छोटे से ट्रिक से याद रखना, ऊपर मतलब सुपरस्क्रिप्ट, नीचे मतलब सबस्क्रिप्ट। और हाँ, बैलेंसिंग करते वक्त ये जो लिखा है नॉट सबस्क्रिप्ट, मतलब बैलेंसिंग करते वक्त सबस्क्रिप्ट के साथ कोई छेड़ा-छेड़ी नहीं। सबस्क्रिप्ट अपने जगह खुश है, उसको कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया जाए तेल लेने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको सिर्फ ये काम है कि हमें सिर्फ ये काम है कि हमें कोएफिशिएंट के साथ खेल-खेल ही करना है। बस अभी एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट लास्ट। ये मेरा सजेशन है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करो, क्योंकि कि बहुत सारे कंपाउंड्स में वो अपीयर होते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बैलेंस भी कभी कभार रहते हैं, तो अगर आप उस पर ध्यान भी मत दो ना तो चलेगा, पर फिर भी चेक करना। उसके बाद लास्ट में क्या है, बैलेंसिंग करने के बाद चेक एटम्स अगेन, एटम्स को फिर से चेक कर लो कि वो इक्वल है कि नहीं। लास्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाई कोएफिशिएंट, वो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे इधर लिखा है H2 प्लस O2 gives H2H2, अब पानी का बनने का रिएक्शन है। इधर हाइड्रोजन कितने, दो है। इधर हाइड्रो ऑक्सीजन कितने, दो है। पर अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो है, पर ऑक्सीजन इधर एक ही है। अब किया जा सकता है, अभी आपको बैलेंस करना है। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले प्रोडक्ट साइड को देखेंगे। प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या है, ऑक्सीजन एक है, पर इधर ऑक्सीजन दो है रिएक्टेंट साइड में। हम क्या करेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट के साथ कोई छेड़ा-छेड़ी नहीं, सिर्फ आपको कोएफिशिएंट से खेलना है। तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन से पहले आप दो लिख दोगे, जो आप देख सकते हो इस तरफ जो राइट साइड में जो इक्वेशन लिखा है, उधर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के पहले दो लिख दिया, वो दो ही कोएफिशिएंट है। अब ये दो क्या होगा, दो मतलब क्या, जैसे आप एडवर्टाइज देख रहे होगा कि डेयरी मिल्क का एडवर्टाइज, उसमें क्रिस्पल होगा, उसका मोटो क्या है, क्रिस्पेलो ब्रेकिंग बराबर शेयरिंग। तो वैसे इधर भी क्या है, ये जो दो है, दो इधर भी शेयर होगा, दो ऑक्सीजन के साथ भी शेयर होगा, हाइड्रोजन में भी शेयर होगा, ऑक्सीजन में भी शेयर होगा। तो ये क्या है, दो जाए के पहले ऑक्सीजन के साथ तो शेयर हो जाएगा, तो ऑक्सीजन दो हो गए। अब ऑक्सीजन खुश हो गया बेचारा, वो अपने मतलब लाइन में वो खुश रह गया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये दो जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी दो थे, प्लस उसके साथ और दो मल्टीप्लाई हो गए, तो दो दूनी चार, चार बन गए इधर हाइड्रोजन एटम। पर बेचारा अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखा जाए तो हाइड्रोजन इधर दो ही है बस। क्या करें, सेम, फिर से बोल रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट के साथ कोई छेड़ा-छेड़ी नहीं, सिर्फ हमें कोएफिशिएंट के साथ खेलना है। तो हमें क्या करना है कि हाइड्रोजन के पहले दो लगा देना है रिएक्टेंट के साइड में। तो इधर हो गए दो, हाइड्रोजन में दो, दो दो चार हो गए, ऑक्सीजन में दो दो हो गए, और इस तरफ भी प्रोडक्ट साइड में हो गए। बस इतना है बैलेंसिंग, कुछ नहीं। पहले आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन देखो, उसमें से एटम्स को लिस्ट करो, उसके बाद एक एक एलिमेंट को एक बार में बैलेंसिंग करना शुरू करो। कोएफिशिएंट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे है, वो नाम के नीचे जो नंबर्स लिखे उसके साथ कोई छेड़ा-छेड़ी नहीं। आपको सिर्फ कोएफिशिएंट जो नाम के पीछे जो नंबर्स लिखा जाता है, जैसे 2H2 हो गया, 2H2 हो गया, जो 2 जो लिखा है जो कोएफिशिएंट, उनके साथ आपको खेलना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद आपको सब कुछ करने के बाद आपको सब चेक करना है कि फिर से लास्ट को कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस्ड है तो ठीक बात है, अगर आपको कोई गलती है तो फिर से आप चेक कीजिए कि कोई कुछ बैलेंसिंग एरर है क्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
सम एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अभी पहला वाला हम देखे थे फॉर्मेशन ऑफ वाटर 2H2 प्लस O2 gives you 2H2 फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये वाटर का फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या है N2 प्लस 3H2 gives you 2NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन। अमोनिया आप पढ़ोगे थोड़ा हायर क्लास में जब जाओगे तो पढ़ोगे अमोनिया होता क्या है, क्या उसका काम क्या है। इतना बोलना कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग केमिकल है जो हमारे लाइक एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़े लिखा है 2 mg प्लस O2 gives us 2 MgO। आप लोग अगर साइंस लैब में जब भी जाओगे तो आप ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से एक रिएक्शन, आप मैग्नीशियम से एक रिएक्शन करोगे। क्या करोगे कि आप एक मैग्नीशियम रिबन लोगे, उसको सैंड पेपर से घिसोगे। हाँ, ये क्वेश्चन है, आपको मैं वो क्वेश्चन वाले सेशन में बताऊंगा कि व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन ऑन द सैंड पेपर, क्यों। उसका क्वेश्चन आपको अगर पता होगा तो कमेंट में लिख देना, अगर नहीं पता तो हम उस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्या होता है कि 2 mg प्लस O2 2 mgo में क्या रहता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर में हम घिसते हैं। उसके बाद क्या रहता है, हम उसको जलाने के लिए कैंडल के पास ले जाते हैं, कैंडल फ्लेम हो मैस्टिक फ्लेम हो जो भी, उसके पास ले जाते हैं। अब होता क्या है, कुछ समय बाद वो जलने लगते हैं। पर उसको जलने का स्टाइल बहुत यूनिक है। आप सोच रहे हो कि जलना तो एक नॉर्मल चीज है, उसमें क्या बड़ी बात है। पर इसका मैग्नीशियम का जलना थोड़ा यूनिक है। क्या, इसमें एक व्हाइट डैzzलिंग फ्लेम आता है, मतलब इतना सफेद कलर का फ्लेम आता है ना कि आप आंखों से डायरेक्ट अगर देखोगे तो ब्लाइंडनेस होने का बहुत चांसेस है। बहुत पावरफुल व्हाइट डैzzलिंग फ्लेम आता है। और पूरा जलने के बाद हमें एक व्हाइट ऐश मिलता है, मतलब ऐश तो पता होगा ना, जो अंगार, वही व्हाइट ऐश मिलता है। और व्हाइट ऐश ही और कुछ नहीं, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो सिंपल उसको सेम बैलेंस इधर लिखा है 2 mg प्लस O2 gives us to 2 mg, मतलब मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अब Zn plus 2HCl gives us to ZnCl2 plus H2 जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। Fe plus CuSO4 gives us to FeSO4 plus Cu, ये तो कॉपर वाला हमने देखे थे चेंज इन कलर में, याद रखना नहीं इक्वेशन। अब हम बढ़ते हैं लेसन के थोड़ा मतलब लाइक आधा तो खत्म हो गया, अभी ये थर्ड टॉपिक है। याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 2 मार्कर हो 3 मार्कर हो पूछा जाता है। कभी कभार केस बेस्ड स्टडी में इसी टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें अगर स्पेसिफिकली मैं अगर बताऊँ कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में स्पेसिफिकली क्या, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है। पढ़ लेना उस चीज को, याद रखना, रट लेना अगर हो सके तो, पर वो चीज आता है मतलब आता ही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक अभी केमिकल रिएक्शन हो गया, पर हमारे साइंटिस्ट लोग जो है वो चुप नहीं बैठते, वो बोलते नहीं भाई उसको तो इतना कंफ्यूजन हो रहा है, हमें थोड़ा सेग्रीगेशन करना है, सेपरेशन करके उसके बीच थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चीजें करना है। तो साइंटिस्ट ने केमिकल रिएक्शन को 5 अलग अलग प्रकार में डिवाइड किए। पहला हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पूरा साधा सिंपल है, कोई किससे उसका मतलब दुश्मनी नहीं है, पूरा आराम से अपना काम करके जाता है। पहले डेफिनेशन पढ़ते उसके बाद मैं समझाऊंगा। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, मतलब 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स को जब ऐड किया मतलब मिलाया जाता है तो एक प्रोडक्ट बना जाता है। सिंपल, मान के चलो 2 दोस्त थे, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। जब दोनों दोस्त का थिंकिंग एक है, सब कुछ एक है, तो दोनों दोस्त जब आए कुछ समय के लिए बात किए, तो दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड आया और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, तो बना ए बी। सिंपल, और कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना ए प्लस बी ए बी। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप देख रहे होगे ये इक्वेशन लिखा है आपके स्क्रीन पे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल कुछ नहीं, 2 रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभार रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल, ज्यादा दिमाग का दही नहीं बनाना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कुछ सम एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। अभी देखिए बैलेंसिंग में 2H2 प्लस O2 gives us to 2H2O, ये क्या है, वाटर का फॉर्मेशन। अब ये यही वो इक्वेशन बोल रहा था, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। अभी एक सिंपल शॉर्ट में बता देते हैं एंडोथर्मिक क्या है, अगले वीडियो में जो क्वेश्चन वाले वीडियो में हम तो स्टार्टिंग में और 2-3 टॉपिक उसको मैं डिस्कस करूंगा। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक मतलब एंडो मतलब हीट को ऑब्जॉर्व करने को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलता है, हीट को निकालने को एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट, एग्जिट करने वाले को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। याद है वीडियो के लाइक स्टार्टिंग में जब मैं समझा रहा था कि प्रूफ्स क्या चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए, तो मैंने एक बोला था कि हीट का निकलना मतलब चेंज इन टेम्परेचर को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इस जो सेकंड वाले इक्वेशन है कैल्शियम ऑक्साइड CO प्लस H2 टू CaOH2
प्लस हीट हीट एक्चुअली निकलता है और वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना दिमाग अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिखिए, मैं जो क्वेश्चन वाले वीडियो में उसमें आपको एंडो और एक्सोथर्मिक के बारे में पूरा डिटेली समझाने वाला हूँ विद एग्जांपल्स, ठीक है। अभी के लिए ये याद रखो, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये याद रहा। नेक्स्ट 2 mg प्लस O2 टू एम जी, ये तो हमने पढ़े थे, N2 प्लस CH3 ये भी पढ़े, ये भी पढ़े, ठीक है। एक बार इस पे नजर दौड़ा लेना है कि ये इक्वेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद में कंफ्यूज हो के बाद में और इसमें मत लिख देना। हमारा नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या नहीं बोला है, कॉम्बिनेशन। अब देखो, हम कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन दोनों आपस में ऑपोजिट है, दोनों भाई है पर दोनों अलग अलग है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों मिलके एक बनाते हैं, इधर एक टूट के दोनों हो जाते हैं। तो इधर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या आता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स टेक प्लेस फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट को तोड़ के जो दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं ना, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सेम आगे हम ए बी का दोस्त है, ए बी दोनों दोस्त मस्त अपने कह रहे थे, उनके बीच में एक बार झगड़ा हो गया आईपीएल के टीम्स के बारे में। जब आईपीएल टीम्स के बारे में जब झगड़ा हो गया दोनों के बीच, तो क्या करे, एक आरसीबी को सपोर्ट करता है, एक सीएसके को सपोर्ट करता है, तो दोनों के बीच जंग छिड़ गई और दोनों बस सेपरेट हो गए, ब्रेकअप हो गया, बस खत्म। वो दोनों अभी आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे, बस यही है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इतना सीरियसली मत ले लेना इस चीज को, एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए समझाया हो, एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना। आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या है। एक रिएक्टेंट मतलब इसमें क्या रहता है, वो प्रोडक्ट बनता है जो, अगर एक रिएक्टेंट का जब हम तोड़ते हैं तो वो जो दो चीज निकलता है, दो या तीन चीज जो भी निकलता है, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन याद रखना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जाम में आता है, याद रखना, आता है मतलब आता है। और स्पेशली फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता ही है, पढ़ के जाना। अगर हो सके तो रट लेना पूरा, मतलब वो टॉपिक को पूरा रट ही लेना पूरा। अगर हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करें, लाइक टाइप, एक्चुअली फोटोकेमिकल से पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसमें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, पहले साइंटिस्ट लोग पहले उसको 5 प्रकार में डिवाइड कर, फिर भी साइंटिस्ट को पसंद नहीं है, बोले नहीं भाई ये मजा नहीं आया और कुछ थोड़ा अगड़म तिगड़म करना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को और 3 अलग प्रकार में तोड़ दिए। अब इधर वर्ड्स पे गौर फरमा, ठीक है। एक है फोटोकेमिकल, एक है थर्मल और एक है इलेक्ट्रोलिटिक। पहले हम पढ़ते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भैया ये क्या नहीं बना है, वर्ड्स पे गौर फरमाना। फोटोकेमिकल, फोटो मतलब लाइट, केमिकल तो केमिकल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट के मदद से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, मतलब तोड़मताड़ी रिएक्शन जो होता है। हाँ, डीकम्पोजिशन को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तोड़मताड़ी रिएक्शन मतलब जिसमें तोड़ फोड़ किया जाता है कि नया सब्सटेंस बनने के लिए, अलग अलग सब्सटेंस बनने के लिए। तो जिस रिएक्शन में सनलाइट की मदद से तोड़मताड़ी होते हैं उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डेफिनेशन एग्जाम में जाके मत लिख लेना कि जो रिएक्शन में तोड़मताड़ी होता है सूरज के सहाय में, नहीं नहीं नहीं। इधर इसलिए आपके लिए डेफिनेशन में लिख के आया हूँ, बोला है ना, क्वालिटी एजुकेशन आपको इधर मिलने वाला है। The decomposition reaction which takes place in the presence of sunlight is called photochemical decomposition reaction। मतलब जो इतना सारे इंग्लिश को सिर्फ याद रखना, हिंदी की मदद से लिखना इंग्लिश की मदद से, कि सूरज की मदद से जो डीकम्पोजिशन तोड़नताड़ी रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और एक है सिल्वर ब्रोमाइड वाला, दोनों याद करना, पर ये वाला बहुत बार पूछा है इसलिए मैं स्क्रीन पे लिख के आया हूँ। 2AgCl gives us a 2Ag+Cl2। मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रख देते तो कुछ समय बाद एक ग्रे कलर का सब्सटेंस बनता है सिल्वर, उसके साथ क्लोरीन गैस निकल जाता है। ये रिएक्शन रट लेने, कभी कभार पूछ लेते हैं आपको, मैं क्वेश्चन वाला वीडियो में आपको दिखाने वाले हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, फोटोकेमिकल वाला खत्म हो गया। हम नेक्स्ट आते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से वर्ड्स पे गौर फरमाना। थर्मल, थर्मल मतलब क्या, गर्मी, हाई गर्मी। तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या रहता है, हिंदी में समझा था, फिर भी बाद में इंग्लिश का डेफिनेशन पढ़ेंगे। जो ऐसा रिएक्शन मतलब मतलब गर्मी, कैसे समझो, हाँ, गर्मी के मदद से जो भी तोड़मताड़ी रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? फिर से बोलो, गर्मी मतलब जो हीट के वजह से जो भी लाइक तोड़मताड़ी रिएक्शन होते हैं उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल, ये हिंदी में याद कर लिया। अब इंग्लिश का डेफिनेशन, अंग्रेजी का डेफिनेशन देख लेते हैं। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place in the presence of heat is called thermal decomposition reaction।
याद रहा, फिर से देख लो, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिंपल, गर्मी के मदद से जो डीकंपोजिशन सोडियम रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये फेमस इक्वेशन, ये भी केस स्टडी में बहुत बार पूछा जाता है, ये भी याद कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट एक होता है कि हमारा लाइमस्टोन करके होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जब उसको हम हीट करते हैं, लाइक गर्मी देते हैं उसको, तो हमारा एक कंपाउंड निकलता है कैल्शियम ऑक्साइड करके, जो जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, याद कर लो बस। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फिर से वर्ड्स पे गौर फरमाना। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक से आपके दिमाग में पहला चीज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा तोड़मताड़ी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद ली जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? मतलब जो ऐसा, मतलब तोड़मताड़ी रिएक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो भी तोड़मताड़ी रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए, और इस लेसन से इस मतलब इलेक्ट्रोलिटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर बाई चांस पूछ गए, एक ही इक्वेशन याद करो, एक ही इक्वेशन से पूछ देगा 2H2 प्लस O2, 2H2O जब टूटेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो उसको बोलते हैं 2H2 प्लस O2। आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी में ये हुआ होगा कि जो, हाँ, लाइक वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में किया जाएगा, याद रखना। उसमें लाइक एक मैं और एक वीडियो भी करने वाला हूँ जिसमें हम एनसीईआरटी के सभी एक्टिविटीज को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस लेसन में ये एक्टिविटी है, इस लेसन में ये एक्टिविटी है, मतलब एक्टिविटीज को पूरा डिटेल हम समझने वाले हैं। उसके इसके नेक्स्ट वीडियो पहले क्वेश्चंस वाला वीडियो आएगा, उसके बाद हम एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक्टिविटीज, उसी में से भी मैक्सिमम टाइम केस बेस्ड स्टडी आता है, याद रखना, ठीक है। तो इतना याद रखना कि, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनते कहाँ है? हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे, ऑक्सीजन बनता है एनोड पे, रट लो, ठीक है कि क्या बनता है। अब अगर मैं ब्रीफ अप करूँ ये टोटली स्लाइड के बारे में, जो रिएक्शन, ऐसा तोड़मताड़ी रिएक्शन जो सूरज की मदद से होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, एग्जांपल हो गया AgCl gives us to Ag plus Cl2। गर्मी की मदद से जो तोड़मताड़ी रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, CaCO3 gives us to CaO plus CO2। और बिजली की मदद से जो तोड़मताड़ी रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, एग्जांपल के 2H2 gives us to 2H2 plus O2। इतना समझ में आया? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तीसरा टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप भी है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम फिर से वर्ड्स पे गौर फरमाना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना, एक के हटा के दूसरे रख देना, ठीक है। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस एज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स लेसन में आपको एक सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ऐसे ऑर्डर में आता है। उसको बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि उसको मैं अभी डिस्कस कर लूँ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जो एलिमेंट ज्यादा शक्तिशाली होता है ना, वो कम शक्तिशाली को डोमिनेट करके आप उसकी जगह ले लेता है। सिंपल, अगर आप देखे भी होगे आपके स्कूल में, जो लोग होते हैं ना जो बुली करते हैं, ज्यादा अपना रॉ पावर दिखाते हैं कि पैसे का पावर हो या मसल पावर हो, जो भी हो दिखाते हैं, दिखा के जो दोनों दोस्त के बीच, लाइक एक को जो वीक रहते हैं उनको निकाल के उसके साथ दोस्ती कर लेता है। तो ऐसे दोस्त से मतलब महाने समझता था, क्योंकि आप लोग रिलेट कर सकते हो उससे, क्योंकि आप हमेशा स्कूल में रहते हो, आप रिलेट कर सकते हो। तो ये एक प्रकार का रिएक्शन है जिसमें लाइक जो शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली को निकाल के वो अपना जगह ले लेता है। इधर ऐसे लिखा हूँ, ये भी दोनों दोस्त है। मतलब क्या हुआ कि आईपीएल खत्म हो गया, आरसीबी जीती है। अब क्या हुआ कि अभी इसको सीरियस मत लेना प्लीज, जो भी टीम जीते सब टीम बेस्ट है। तो दोनों के बीच क्या हुआ, फिर से दोस्ती बन गई। अब क्या हुआ कि क्लास का सबसे शक्तिशाली बंदा है, और क्या करता है कि ए तो बी से भी दोस्ती करता है, ए सी से भी दोस्ती करता है। पर क्या हुआ कि सी करके जो बंदा था वो बहुत शक्तिशाली था। क्या हुआ कि बी से लड़ाई झगड़ा करके बी को घायल कर दिया, बी को अलग कर दिया, और ए और सी दोस्त बन गया। सिंपल, समझ में आया? और ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम कुछ उसके एग्जांपल्स देखें, हम एग्जांपल, जनरल एग्जांपल याद कर लेना। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसमें क्या चल रहा है। पहले हम एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स टू कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। क्लोरीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड गिव्स टू पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीड। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये एग्जांपल देख लिए। अभी आप एक चीज नोटिस कीजिए, पहले रिएक्टेंट के साइड में, पहला इक्वेशन का रिएक्टेंट साइड देखिए, जिंक, Zn जिंक, इधर है HCl। प्रोडक्ट साइड में क्या बना?
ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन अलग हो गया। इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? इसमें हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जिंक मोस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन लीस्ट रिएक्टिव है। अब क्या हुआ कि जिंक गया हाइड्रोजन को धक्का मार दिया, क्योंकि वो मतलब कम शक्तिशाली था, धक्का मार दिया और जिंक ले लिया। हाइड्रोजन की जगह जिंक लेके अपना रॉब देखा क्लोरीन पे और हाइड्रोजन बेचारा अकेला रह गया। सिमिलरली इसमें भी आपको कमेंट में बताइए कि इधर जो आयरन में जो आयरन कॉपर सल्फेट की आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ये जो नेक्स्ट इक्वेशन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, कमेंट में आप लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में लास्ट टाइप जो आता है, लास्ट नहीं लाइक फोर्थ टाइप, लास्ट सेकंड बोल सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या रहती है, ये बढ़िया मतलब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए अभी तक, पर याद कर लेना। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लो, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। भैया क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझा दो, टेंशन मत लो। ये डेफिनेशन पे अभी इतना दिमाग मत चटकाओ। अभी ए बी दो दोस्त हैं, मतलब दो बेस्ट फ्रेंड है, सी डी दो बेस्ट फ्रेंड है। फिर से क्या हुआ, 2026 का आईपीएल आ गया। आईपीएल में क्या आता है, ए आरसीबी को सपोर्ट करता है, बी सीएसके को सपोर्ट करता है, सी आरसीबी को सपोर्ट करता है, डी सीएसके को सपोर्ट करता है। ये चारों मतलब ये एक एक को सपोर्ट करता है। अब क्या होता है, जब आईपीएल का टाइम आ गया, 2026 का आईपीएल शायद से 28 तारीख को शुरू होने वाला है। तो अभी कमेंट करना आपका कौन सा टीम सबसे फेवरेट टीम है, कमेंट करना। तो ए बी और ए बी, एक ए आरसीबी को कर रहा है, बी सीएसके को, सी आरसीबी को, डी सीएसके को। अब क्या हुआ, ए और सी दोनों आरसीबी को सपोर्ट करे। अब ये दोनों दोस्त बन गए, आईपीएल के टाइम में जब मैच देखेंगे तो ये दोनों दोस्त बन के रह गए। और बी और डी दोनों क्या करते हैं, सीएसके को सपोर्ट करते हैं, और ये दोनों भी दोस्त बन के रह गए। मतलब क्या रहता है कि दोनों के दोस्त वो जो मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं। वो अक्षय कुमार का एक मीम था ना, जो वो दोनों ऐसे मतलब उंगलियों की मदद से एक्सचेंज करते हैं, लाइक हेरा फेरी। तो वैसे ही इधर हेरा फेरी हो जाते हैं कि फ्रेंड्स का। सिंपल क्रिकेट के मायने से समझा, क्योंकि बहुत लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। एग्जांपल्स, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो इधर है Na2SO4 प्लस BaCl2 gives us to BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें क्या हुआ, इधर Na2SO4 है और इधर BaCl2 है रिएक्टेंट के साइड में। प्रोडक्ट्स में जब साइड में हम जब देखेंगे तो क्या हुआ है, BaSO4 जो है, मतलब वो क्या हुआ है, Na2SO4 का SO4 आके Ba के साथ मिल गया, और Na जो BaCl का जो Cl है वो Na के साथ आके मिल गया। मतलब देख सकते हैं इधर हेरा फेरी, मतलब वो जो अक्षय कुमार वाला वो मीम हो गया कि वो दोनों मतलब अदला बदली हो गया। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 जो BaSO4 प्लस 2NaCl। उसके बाद इधर AgNO3 प्लस NaCl की जैसे AgCl प्लस NaNO3, PbNO3 प्लस 2K की जैसे PbI2 प्लस 2KNO3, HCl प्लस NaOH की जैसे NaCl प्लस H2O, CaCl2 प्लस Na2CO3 की जैसे CaCO3 प्लस 2NaCl। ये सब पढ़ लेना है एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं द लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, एमसीक्यूज में कभी कभार पूछ लिया जाता है, याद करना है इस चीज को। रीडॉक्स रिएक्शन, भैया ये क्या नई वर्ड है, पहली बार सुना। ऑब्वियसली आप 10th में आप पहली बार आए हो तो पहली बार ही सुनोगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि पहले डेफिनेशन पढ़ लो। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। भाई डेफिनेशन समझ में आ गया, पर इधर दो वर्ड है वो समझ नहीं है, एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। समझाता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ो। द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ज्यादा दिमाग मत सरकाओ, इलेक्ट्रॉन्स को बारे में ज्यादा पूछते नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सी, ऑक्सी से क्या वर्ड याद आता है, ऑक्सीजन। अब जब एक केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट में ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का एडिशन को ऑक्सीडेशन बोलता है। या ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का और एक भी प्रोसेस है, जब किसी एलिमेंट में से हाइड्रोजन निकल जाता है, एलिमेंट में से हाइड्रोजन का निकलना को रिडक्शन ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ऐसा ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस में लाइक जो केमिकल एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन या तो हाइड्रोजन का रिमूवल को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। फिर से बोल रहे हो, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। याद रखना है चीज को। नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का पूरा उल्टा। जब लाइक जो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन को हम बोलते हैं रिडक्शन। फिर से, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन को रिडक्शन बोला जाता है।
ठीक है। और जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ एक केमिकल रिएक्शन में होते हैं तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अब हमें जो रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बेटा इस क्वेश्चन में बोलो कि इसमें रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तुम्हारा दिमाग होगा ये दो वर्ड्स क्या नहीं पता है। तो समझाता हूँ। अभी हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अभी आपको पहले समझाता हूँ कि जो जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन आया, मतलब जिसमें ऑक्सीजन एडिशन हुआ या हाइड्रोजन निकला, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज। मतलब उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कि द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, मतलब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, ये तो हाइड्रोजन निकल गया। और जो जिस सब्सटेंस के अंदर लाइक ऑक्सीजन निकल गया या हाइड्रोजन जुड़ गया उसको बोलते हैं रेड्यूस्ड, मतलब वो सब्सटेंस रेड्यूस्ड हो गया। याद रखना ऑपोजिशन खेल चलता है। जो सब्सटेंस इधर ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब जिसमें से हाई ऑक्सीजन निकला है या ऑक्सीजन जुड़ा है और हाइड्रोजन निकला है, वो है रेड्यूसिंग एजेंट। मतलब फिर से समझाता हूँ, जिसमें से ऑक्सीजन ऐड हुआ है और हाइड्रोजन निकला है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, और वही है रेड्यूसिंग एजेंट। और सिंपल उसका उल्टा, जिस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन जुड़ा है और ऑक्सीजन निकला है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है। फिर से अगर मैं समझाऊं, फिर से डिटेल अगर मैं समझा देता हूँ, मतलब और एक बार ब्रीफ अप कर देता हूँ। जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है उसको बोलते, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और उसमें जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। और सिमिलरली जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है उसको बोलते हैं रेड्यूस रिडक्शन, और उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रेड्यूस्ड हुआ है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना समझ में है। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, इधर लिखा है पहला इक्वेशन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स टू कॉपर प्लस वाटर। इधर क्या लिखा है, कॉपर ऑक्साइड इज रेड्यूस्ड इन हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज। इधर क्या है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रेड्यूस हुआ है क्योंकि इधर जाके ऑक्सीजन नहीं है, उसका उसके पास ऑक्सीजन छिन गया, उससे ऑक्सीजन से उसका रिश्ता टूट गया। तो क्या हुआ कि इधर ऑक्सीजन उसको छोड़ के चली गई। तो बेचारा क्या हुआ कि कॉपर बेचारा अकेला रह गया और ऑक्सीजन जाके वाटर हाइड्रोजन के साथ मिल गया, उसको एक नया दोस्त मिल गया। फिर से इसको डबल मीनिंग में मत सोचना। उसके पास हाइड्रोजन मिल गया। तो अब ये दोनों मतलब आज खुशी खुशी रहे, और बेचारा कॉपर अकेला रह गया क्योंकि ऑक्सीजन उसको छोड़ के चली गई। तो इधर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड कॉपर बना। इधर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। याद रखना जब कोई चीज रिड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इधर कॉपर ऑक्साइड हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इधर हाइड्रोजन जो इधर है इधर वाटर बना, मतलब इधर क्या है, जो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ऑक्सीडाइज मतलब क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। इतना समझ में है। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन है आप कमेंट में बताना है कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज और रेड्यूस लिखा हुआ है, इधर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट है, आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। अगर हम बढ़े द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कभी कभार नहीं लाइक पूछा गया है कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में कि करोशन क्या है, रेंसिडिटी क्या है। आपको ये वर्ड्स नया लग रहा हो कि भैया करोशन क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रेंसिडिटी क्या है, ये तो बहुत नया नया वर्ड है। समझाता हूँ। क्लियरली वर्ड्स पे गौर फरमाना। पहले करोशन का डेफिनेशन पढ़ लेते क्योंकि आपको एग्जाम में भी तो लिखना है हिंदी में, तो आप थोड़ी लिखोगे एग्जाम में। हाँ वो अलग बात है, बोर्ड एग्जाम में मीडियम अलग है, पर आपको समझना पड़ेगा ना। करोशन का मतलब द प्रोसेस वेयर द मेटल्स गेट डिटोरिएटेड बाय द एक्शन ऑफ एयर वाटर मॉइस्चर एक्सेट्रा इज कॉल्ड करोजन। भैया इंग्लिश को समझ में नहीं है, हिंदी में समझाता हूँ। आप कभी कभार नोटिस किए होगे कि आपके जो घर में जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जंग लग जाती है, या आपकी मम्मी की, अगर आप अब अगर आप नोटिस किए होगे, अगर आप मम्मी की पायल को अगर आप देखे होगे तो उसमें थोड़ा काला काला कलर का हो गया होगा कुछ 2-3 साल बाद। या कॉपर के कुछ चीज को अगर हम बहुत लाइक 3-4 साल तक अगर हम बाहर छोड़ दें उस पर ग्रीन कलर का लेयर बन गया होगा। तो वो सब चीज क्या है, वो सब करोडेड है। मतलब वो क्या कहते हैं, मेटल्स को खराब कर देते हैं, मेटल्स को तबाह कर देते हैं। लाइक मेटल्स का मतलब लाइक नामो निशान मिटाने के लिए वो तुल जाते हैं। जैसे देखते हो ना आप कार्टून वार्टून में, जैसे विलन एक बार लग गया तो वो हीरो को निकाल के जाएगा, उसका नामो निशान मिटा देगा। सेम वेदर वैसे होता है कि जिस ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स खराब हो जाते हैं, कैसे एयर वाटर और मॉइस्चर के लाइक हेल्थ से जो मेटल्स डिटोरिएट होते हैं, मतलब खराब होते हैं, उसको बोलते हैं करोशन। एग्जाम्पल के हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल में लीजिए करोशन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट। जंग जंग लगने को करोशन ऑफ आयरन बोला जाता है। आगे आगे लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि ये कॉपर का करोजन को क्या बोलते हैं और सिल्वर के करोजन को क्या बोलते हैं। याद रख लेना, कॉपर के करोजन को पटीना बोलते हैं, और टार्निशिंग ऑफ कॉपर पटीना बोलते हैं, और सिल्वर को टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोला जाता है। ठीक है, इतना याद रख लेना।
ये हो गया करोजन का। अगर हम नेक्स्ट पढ़े करोजन का सेकंड टॉपिक जो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में क्या है, सिंपल कुछ नहीं, द प्रोसेस वेयर द ऑयली फूड्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड दे डिस्ट्रॉय द फूड आइटम्स। भैया इंग्लिश फिर से समझ में नहीं है, हिंदी में समझा देता हूँ। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑयली फूड्स में अभी जब हम जस्ट पढ़े थे ना ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन जब ऑयली फूड्स के साथ मिलके ऑक्सीडाइज कर देते फूड को, तो वो क्या रहते उस ऑयली फूड्स को क्या करते, तबाह कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते, उसमें बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है। उससे क्या रहता है कि वो फूड बोलते हैं, हम बोलते हैं कि रैंसिड हो गया है। अगर आप नोटिस किए होंगे कि कभी कभार अगर आपकी मम्मी कोई सब्जी या दाल हो कि सुबह की थी और उस दिन सुबह रह गई और खाए नहीं, रात को भी खाए नहीं, अगले दिन सुबह खाए नहीं, शाम के टाइम अगर आप देखो आप उसमें से एक अजीबोगरीब स्मेल निकलती होगी। क्यों? क्योंकि वो फूड ऑक्सीडाइज हो गया, उसमें ऑक्सीजन मिलके उस फूड को तबाह कर चुके हैं। अभी वो फूड रैंसिड हो गया, अगर आप खाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है। रैंसिडिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑयली फूड्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब तबाह किया जाता है, उसको रैंसिडिटी बोला जाता है। अब समस्या तो देख ले, प्रॉब्लम तो देख ले, प्रॉब्लम का सोल्यूशन समाधान पे भी तो फोकस करना है। तो अगर हम उसका समाधान मतलब एक प्रोसेस देखें कि प्रिवेंशन देखें कि करोजन को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, तो पहला प्रोसेस है पेंटिंग। पेंटिंग क्या है कि आपको सोचे भैया पेंटिंग मतलब वो जाके वो कौन थे वो मोनालिसा का पेंटिंग कौन किए थे, उनका नाम कमेंट पे लिखना कि मोनालिसा का पेंटिंग कौन किए थे। शायद से लियोनार्डो डा विंची थे जिन्होंने पेंटिंग किए थे। उनके जैसे जाके हम बैठ के पेंटिंग करेंगे तो रस्ट जंग कैसे लगेगा भाई। पेंटिंग का मतलब मैं वो पेंटिंग नहीं बोला जो मोनालिसा बना के दुनिया का 8वां अजूबा बनाना नहीं। पेंटिंग का मतलब कि जो ये जो आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन हो जो भी ऑब्जेक्ट है उस पे पेंट लगा देना, जो भी कलर आपके घर में लाल रेड ब्लू। वैसे भी कमेंट भी कर देना कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो कलर कर देना, जिससे आपको क्या होगा, वो एक लेयर बन जाएगा आयरन के ऊपर, लाइक प्रोटेक्टिव लेयर, बॉडीगार्ड लेयर जैसे बन जाएगा आयरन के ऊपर। और वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, क्या प्रिवेंट करेगा, एयर और मॉइस्चर को उधर से रिएक्ट करने में प्रिवेंट करेगा। तो ये हो गया पेंटिंग एक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा है ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग बेसिकली होता क्या है कि ऑयल और ग्रीस दोनों जो होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। क्या कहते हैं, हम जब एक आयरन ऑब्जेक्ट पे ऑयल या ग्रीस जब घिसते हैं तो क्या रहता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। और वो क्या करता है कि ऑक्सीजन वाटर के कांटेक्ट को रोक देता है, मतलब स्टॉप कर देता है कि नहीं हम अभी आपको नहीं छोड़ने वाले, विदाउट परमिशन नहीं छोड़ने वाले, जिससे करोजन बच जाता है। नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनाइजेशन, ये आप पढ़े होंगे शायद से। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आयरन को, स्पेशली आयरन को हम जिंक के एक लेयर से हम कोट कर देते हैं कि लो भाई हमने तुम्हें कोट कर दिया, अब तुम कैसे, जिंक बोलता है कि हाँ एयर और ऑक्सीजन दम में तुम अभी घुस के दिखाओ। तो ऐसा एक प्रोसेस है, जिंक बहुत रिएक्टिव मेटल है और वो कभी अलाउ नहीं करता आयरन को एयर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत कम जगह हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ने वाले हैं कि अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल्स लाइक क्रोमियम और निकल इज डिपॉजिटेड। अभी के लिए याद कर लो बस में। नेक्स्ट एलॉइंग। एलॉइंग भी हम पढ़ने वाले हैं ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि वो जो एक मेटल में हम दूसरा मेटल मिला देते हैं, जिससे हाँ वो करोशन को प्रिवेंट करता है। करोशन मतलब सेम तबाही, तबाही को प्रिवेंट करता है। और ये लास्ट प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना है एक बार। अब करोशन का तो हो गया, करोशन का समस्या का समाधान हो गया। अब रैंसिडिटी के समस्या को समाधान निकालते हैं। उसका समाधान क्या है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। आप अगर स्क्रीन पे देखोगे आप लिखा होगा सब्सटेंसेस लाइक ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून एंड ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सीनेसियोल। भैया ये सब क्या है, ये केमिकल्स का नाम है, अभी याद मत करो, याद करोगे दिमाग खराब होगा। इतना सब याद मत करो, बस ये देखो कि antioxidants are the substances which are added to the food to slow down the oxidation of oil and fat। ऑयल एंड फैट के ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करता है, कम करता है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम है। पहला स्टेप है एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा एयर टाइट कंटेनर्स। इधर वर्ड्स पे गौर फरमा ना, एयर टाइट है। एयर टाइट मतलब क्या, हवा को अंदर नहीं जाने देते। जब हवा अंदर जाएगी नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जो खाना जो रखा होगा वो सेफ रहेगा। आप नोटिस किए होंगे कि घर में कभी कभार मम्मी जब नमकीन आइटम बनाती है, चिप्स विप्स हो गई, तो वो एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देती है। क्यों? क्योंकि वो प्रिवेंट करती है, वो प्रिवेंट होता है कि लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रिएक्शन से प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन। अभी तो बहुत सभी लोग वही कर रहे हैं। रेफ्रिजरेशन क्या कि उसको लो टेम्परेचर पे लाइक रख देते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि पैकिंग विथ नाइट्रोजन गैस। मतलब वो नाइट्रोजन गैस से उस चीज को हम पैक कर देते हैं। अभी आप नोटिस किया होगा चिप्स के पैकेट को, बच्चों और दोस्तों में जितने भी लाइक है मेरे दोस्त, सब लोग को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, जो चिप्स पैकेट आप खा रहे हो आपको ठगा जा रहा है।
उसमें जितना कंटेंट को क्वांटिटी चिप्स लिखा है उतना दे नहीं रहे, और 25% अगर आपका चिप्स है तो इन 75% आपका नाइट्रोजन गैस है, तो आपको ठगा जा रहा है। पर ये आपके लिए अच्छा भी किया जा रहा है कि अगर वो जो नाइट्रोजन गैस नहीं देता, आपका चिप्स खराब हो जाता। क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या रहता है कि नाइट्रोजन गैस जब हम चिप्स के पैकेट में दिए जाते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं, जिससे वो जो चिप्स जो रहते हैं, ऑयली फूड जो रहता है, वो बहुत दिन तक फ्रेश रह सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट एंड हीट, जिससे ऑक्सीडेशन मतलब रोका जा सकता है। ठीक है, ये हुआ टोटली आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पूरा लेसन का लाइक एक्सप्लेनेशन। So thank you so much. Meet you all in the next video with some important questions of this lesson. अगर आपको कोई भी टॉपिक से किसी भी कोई भी एक सिंपल सिली डाउट भी हो, आप आके मुझे पूछना, क्योंकि वही सिली डाउट कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, जो बच्चे सोचते हैं कि भाई भैया इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कोई आने नहीं वाला, बस जब आ जाते थे एग्जाम में अपने आप को कोसते हैं, बोलते हैं कि क्यों मैंने ये गलती किया। तो आप कोई भी छोटे से भी छोटी डाउट है तो आप आके कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे मैं आपके डाउट को उधर ही क्लियर कर लूँ। और फिर अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं इस लेसन के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक है, जैसे आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, उस सब के बारे में आपको मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। टिल देन अब आपको सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई को, बट 10th आपको बेहतर करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक वेरी केयर ऑफ योरसेल्फ।